गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग एमसीक्यू सीरीज पढ़ेंगे जो हमारे यूजीसी नेट और भी जितने भी हमारा लाइब्रेरी साइंस का एग्जाम्स है उन सब में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज के एमसीक्यू सीरीज में हम लोग क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, यूजर स्टडीज, यूजर एजुकेशन, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, मार्क 21 फॉर्मेट, AACR2 इन सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच कैटलॉगिंग कोड इज वाइडली यूज्ड इन लाइब्रेरीज वर्ल्ड वाइड? डीबी डेसिमल क्लासिफिकेशन, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, AACR2, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, UDC। तो देखिए क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि लाइब्रेरीज में कैटलॉगिंग के लिए हम लोग कौन से कैटलॉगिंग कोड को ज़्यादातर यूज़ करते हैं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कौन सा कैटलॉगिंग कोड हम लोग लाइब्रेरीज में यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या है हमारा AACR2, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। देखिए मैंने AACR2 पे एक डिटेल लेक्चर लिया हुआ है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप लोग AACR2 के बारे में डिटेल से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए AACR2 क्या करता है, आपको बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स का जो लाइब्रेरी में जो बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स हम लोग क्रिएट करते हैं उसको क्या करता है, प्रोवाइड करने में यूजर को हेल्प करता है। इसीलिए हम लोग कैटलॉगिंग कोड में ज्यादातर किसको यूज करते हैं, AACR2 को यूज करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मार्क 21 फॉर्मेट विच फील्ड इज यूज्ड फॉर द मेन एंट्री पर्सनल नेम? मार्क 21 फॉर्मेट में हम लोग कौन से फील्ड को ज्यादातर यूज करते हैं, किसमें? पर्सनल नेम के लिए 100, 245, 260, 300। देखिए मार्क 21 का जो ये फॉर्मेट है, ये सारे पे मैंने एक डिटेल लेक्चर ले रखा है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप लोग इसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। तो देखिए पर्सनल नेम के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मेट यूज करते हैं, तो वो है 100। तो मेन एंट्री में जो पर्सनल नेम बताता है वो कौन सा जो इसका टैग होता है वो 100 आपको पूरा डिटेल देता है। पर्सनल नेम के ऑथर का जो रिकॉर्ड होता है, ऑथर का जो पर्सनल नेम होता है उसका सारा रिकॉर्ड जो टैग देता है वो कौन सा टैग है, तो 100। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच क्लासिफिकेशन सिस्टम यूजेज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स फॉर सब्जेक्ट कैटेगराइजेशन? डीबी डेसिमल क्लासिफिकेशन, DDC, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, LCC, कोलोन क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, UDC। इसमें पूछ रहा है कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है नंबर और लेटर दोनों का क्या करता है, कॉम्बिनेशन बताता है, कॉम्बिनेशन को यूज करता है। सब्जेक्ट को कैटेगराइज करने के लिए कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम नंबर और लेटर दोनों को यूज करता है? तो इसका आंसर क्या है, कौन सा क्लासिफिकेशन यूज करता है, तो वो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। देखिए DDC, CC एंड UDC पे तीनों पे मैंने एक डिटेल लेक्चर लिया हुआ है, तो आपको उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप लोग जाके इसका प्रॉपर फुल डिटेल वीडियो को पढ़ लीजिएगा और उसका भी प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर? ये हमारा जो ये सारे जो क्वेश्चन है ये आपके हमारे यूजीसी नेट में जो ICT का पार्ट है उससे है। तो HTTP किससे स्टैंड करता है, इसका फुल फॉर्म बताना है आपको। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाई ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो देखिए HTTP किससे स्टैंड करता है, तो ये जो है आपका आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो HTTP क्या बताता है, HTTP जो होता है आपका डेटा संचार, जो हम लोग डाटा जो ट्रांसफर करते हैं वर्ल्ड वाइड में, यही HTTP के द्वारा ही क्या होता है, इसका फाउंडेशन होता है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। देखिए कौन सा टाइप का जो सॉफ्टवेयर है वो एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कौन सा है, तो ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए टाइप ऑफ system software that manages computer hardware and software resources and provides common service for computer programs। देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि मैनेज करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के रिसोर्सेज को, और कंप्यूटर के जो प्रोग्राम को क्या करता है, एक कॉमन सर्विस प्रदान करने की कोशिश करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आपका एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाटाबेसेस व्हाट डज SQL स्टैंड फॉर? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, सिंपल क्यूरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन लैंग्वेज, स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज। देखिए डाटाबेस के कॉन्टेक्स्ट की बात करें, डाटाबेस की बात करें तो SQL जो है किस
का फुल फॉर्म बताना है आपको। तो इसका आंसर है फर्स्ट स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। देखिए एसक्यूएल क्या होता है, तो एसक्यूएल एक टाइप का स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हम लोग यूज करते हैं डाटाबेस को मैनेज करने के लिए। ये क्या करता है, यूजर को अलाउ परमिशन देता है कि वो अपनी क्यूरी को इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डाटा को डिलीट कर सकते हैं डाटाबेस के अंदर ही। तो एसक्यूएल क्या है, एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच कैनन रेफर्स टू द एक्सक्लूजन ऑफ ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स इन ए क्लासिफिकेशन स्कीम? कैनन ऑफ एग्जॉस्टिवनेस, कैनन ऑफ एक्सक्लूसिवनेस, कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी, कैनन ऑफ क्लैरिटी। देखिए कैनन ऑफ कैटलॉगिंग, कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन दोनों मैंने 3 या 4 लेक्चर उसके ले रखे हैं, तो मैं उस वीडियो की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप लोग उस टॉपिक को डिटेल वाइज पढ़ के उसका भी प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा जो कैनन है वो हेल्प करता है क्लासिफिकेशन स्कीम में ओवरलैपिंग, सब्जेक्ट के ओवरलैपिंग को रोकता है। कौन सा कैनन के हेल्प से, जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई एक सब्जेक्ट का नाम दे रहे हैं, कहीं हमने कोई दूसरा सब्जेक्ट को भी सेम नाम ना दिया है, इसके ओवरलैपिंग को रोकने का काम कौन सा कैनन करता है? तो वो कौन सा कैनन करता है, तो वो है कैनन ऑफ एक्सक्लूसिवनेस। कैनन ऑफ एक्सक्लूसिवनेस क्या करता है, अवॉइड करता है ओवरलैप या किसी ओवरलैप या डुप्लीकेशन किसके में, सब्जेक्ट को कैटेगराइज करने में। ये ध्यान रखता है कि कोई भी सब्जेक्ट को कैटेगराइज जब हम करें तो उसमें ओवरलैप ना हो जाए, ना तो हम लोग सेम टू सेम दूसरे सब्जेक्ट का भी नाम सेम डाल दे। तो डुप्लीकेट होने से भी क्या करता है, इसको देखता है, बचाता है कि हम लोग, इससे क्या होगा, अगर डुप्लीकेट हो जाएगा तो ओवरलैप हो जाएगा, तो यूजर्स क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस चीज को ये मैनेज करने का काम करता है और ये इंश्योर करता है कि हर एक सब्जेक्ट जो है वो यूनिकली क्लासिफाइड हो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द अथॉरिटी कंट्रोल इन कैटलॉगिंग? द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग लाइब्रेरी मटेरियल्स बाय सब्जेक्ट, द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग नेम्स एंड सब्जेक्ट्स फॉर कंसिस्टेंसी, द मेथड ऑफ अचीविंग ओल्ड कैटलॉग, द टेक्निक ऑफ डिजिटाइजिंग कैटलॉग रिकॉर्ड्स। देखिए तो आपसे पूछ रहा है कि अथॉरिटी कंट्रोल का मतलब क्या होता है कैटलॉगिंग में। कैटलॉगिंग में अथॉरिटी कंट्रोल का मतलब आपसे पूछ रहा है। तो देखिए कैटलॉगिंग में अथॉरिटी कंट्रोल का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग नेम्स एंड सब्जेक्ट फॉर कंसिस्टेंसी। देखिए इसका मतलब ये होता है कि अथॉरिटी कंट्रोल आपको ये चीज इंश्योर करता है कि हर एक नाम, सब्जेक्ट और टाइटल जो हम कैटलॉग में यूज कर रहे हैं वो क्या हो, एकदम कंसिस्टेंट हो कैटलॉग में, और दूसरा कि ये आपको बिना रिपीट किए हो, आपको कंफ्यूजन ना प्रदान करे, यूजर को कंफ्यूजन ना हो, और सर्च एक्यूरेसी जो यूजर को क्या करता है, जो सर्च में क्या करे, एक्यूरेट हो, कोई भी चीज को डुप्लीकेट होने से ये क्या करता है, रोकता है कैटलॉगिंग में। तो अथॉरिटी कंट्रोल का मतलब यही है कि नेम, सब्जेक्ट और टाइटल ये क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। यही होता है अथॉरिटी कंट्रोल का मतलब। तो अथॉरिटी कंट्रोल इसी चीज को इंश्योर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज डेडिकेटेड टू द प्रिजर्वेशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि इंडिया में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये मैन्यूस्क्रिप्ट को प्रिजर्व करने का काम करती है। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में मैन्यूस्क्रिप्ट को प्रिजर्व करने का काम करती है, वो है नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट। देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म है NMM। ये क्या करती है, ये मिशन जो है इसीलिए डेडिकेट किया गया है ताकि ये डॉक्यूमेंट, इंडियन मैन्यूस्क्रिप्ट, ये सबको जो हमारा कंट्री का जो मेन वैल्यूएबल हेरिटेज है इन सबको क्या कर सके, प्रिजर्व कर सके। क्योंकि हमारा मैन्यूस्क्रिप्ट काफी पुराना है तो ये क्या हो जाता है कि इसका जो होता है वो खराब होने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है लाइब्रेरी में भी, तो उसको प्रिजर्व करने का काम क्या करता है, इस मिशन के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया NDLI? टू प्रिजर्व फिजिकल बुक्स, टू क्रिएट ए डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ एकेडमिक कंटेंट, टू कंडक्ट लाइब्रेरी साइंस रिसर्च, टू ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि NDLI नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का प्राइमरी फोकस क्या है। तो इसका आंसर है आपका टू क्रिएट डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ एकेडमिक कंटेंट, ऑप्शन बी। देखिए NDLI का मेन काम यही है कि ये क्या करता है कि आपका जो डिजिटली जितना भी कंटेंट है वो आपका क्या हो, डिजिटली
सेफ रहे, डिजिटली सारा कुछ कंटेंट आप डिजिटली देख सके। तो मेन इसका यही काम होता है एनडीएलआई का कि ये क्या करता है, वास्ट कलेक्शन करता है एजुकेशनल रिसोर्सेज का डिजिटली, ताकि क्या हो सके स्टूडेंट्स रिसर्चर्स को लाइफ लॉन्ग क्या हो सके फैसिलिटी मिल सके, वो लाइफ लॉन्ग लर्न कर सके। अगर हम कोई किताब को रखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, एक टाइम के बाद खराब हो जाएगी और उसको यूजर नहीं पढ़ पाएगा अच्छे से, अगर हम लोग उसको प्रिजर्व ना करें। लेकिन अगर हम कोई किताब को डिजिटली उसका कलेक्शन रखते हैं तो हम लोग लाइफ लॉन्ग उसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो एनडीएलआई का यही काम है कि क्या करता है, बहुत सारा वास्ट कलेक्शन क्या करता है, एजुकेशनल रिसोर्सेज का संभाल के रखता है। किसके थ्रू, तो डिजिटली, डिजिटल के थ्रू, मतलब सारा कुछ ऑनलाइन क्या करता है, ये प्रिजर्व करके रखता है, उसका एक बड़ा सा कलेक्शन बनाता है ताकि यूजर्स आसानी से, मतलब एक वास्ट कलेक्शन, एक मल्टी रिसोर्सेज को क्या कर सके, बहुत बड़े कंटेंट से अप्रोच कर सके और वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो ये है हमारा एनडीएलआई। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल समझ लेते हैं। देखिए एनडीएलआई जो है इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका मेन यही काम था कि ये क्या कर सके, एजुकेशनल कंटेंट का वास्ट कलेक्शन बना सके, उसको अच्छे से जमा कर सके। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या क्या है। सबसे पहला तो इससे क्या होता है, एजुकेशनल एक्सेस मिलता है एजुकेशनल रिसोर्सेज का। जैसे कि आजकल देखिएगा, पहले के टाइम पे, हम लोग के टाइम पे जितना भी कुछ होता था काम, सब कुछ ऑफलाइन होता था, अब सब कुछ ऑनलाइन है। अब बच्चों की गर्मी छुट्टी का होमवर्क, एनसीईआरटी बुक्स, टेक्स्ट बुक, सारा कुछ क्या होता है, बच्चों को क्लास स्टार्ट होने से पहले स्कूल की साइट पे अपलोड रहता है या तो कॉलेज की साइट पे अपलोड रहता है। तो बच्चा क्या कर सकता है, घर बैठे गर्मी की छुट्टियों में भी अपनी बुक्स को, अपने होमवर्क्स को, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सारे साइट्स पे अपलोड, स्कूल की साइट पे अपलोड किया कर दिया जाता है, उसको ज़्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। तो वो क्या कर सकता है, एक्सेस कर ले सकता है। तो यही कहने का मतलब है कि डिजिटली रहने से क्या हो सकता है कि उसको एक्सेस मिलता है एजुकेशनल रिसोर्सेज का, जिसमें आपका आता है टेक्स्ट बुक, आर्टिकल्स, वीडियो, लेक्चर्स, ये सारा कुछ क्या हो सकता है, उसको एक्सेस मिल सकता है और इससे क्या हो सकता है, एजुकेशन का लेवल बढ़ सकता है। सेकेंड थिंग आता है इंक्लूसिव एजुकेशन। अर्बन और रूरल एरिया का जो स्टूडेंट्स है दोनों को बराबर का क्या मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा। इसका जो गैप है अर्बन बच्चों के एजुकेशन का जो और रूरल बच्चों का जो एजुकेशन है, उसमें क्या होगा, गैप बहुत ही कम होगा। रूरल क्षेत्र के बच्चे भी, गांव के भी बच्चे क्या कर सकते हैं, आराम से अपने घर बैठे वो एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं जो अर्बन शहरी बच्चे वहां रह के प्राप्त कर रहे हैं। फिर आता है कि सपोर्ट फॉर लर्निंग एंड रिसर्च। ये क्या करता है, एजुकेटर, रिसर्चर, ये सबको सपोर्ट करता है ताकि वो लोग लाइफ लॉन्ग क्या कर सके, पढ़ सके। फ्री एक्सेस, फ्रीली, मतलब जो कंटेंट दिया जाता है वो सारा कुछ फ्री रहता है और अच्छी क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट से। फिर आता है डिजिटल लिटरेसी। इससे क्या होता है कि लोगों को क्या होता है, डिजिटल रिसोर्सेज के बारे में, डिजिटली क्या क्या होता है, बहुत सारा कुछ उनको क्या मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। इसके फीचर्स क्या होते हैं कि कम्प्रीहेंसिव रिपोजिटरी होता है। एनडीएलआई क्या करता है, बहुत सारे एकेडमिक रिसोर्सेज को क्या करता है, होस्ट करता है। मतलब कि ये एक मेन समझिए तो एडमिन टाइप का है। इसके अंदर क्या होता है, बहुत टाइप के फॉर्मेट्स में आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। बुक्स होगा, आर्टिकल्स होगा, थीसिस होगा, ऑडियो होगा, वीडियो कंटेंट होगा। स्टूडेंट को जिस तरीके से पढ़ना है वो उस तरीके से पढ़ सकता है। सेकेंड थिंग है मल्टीलिंगुअल कंटेंट मिलेगा, वो मल्टी लैंग्वेजेस में भी पढ़ सकता है। बहुत सारे उसको कंटेंट भी मिलेंगे। तो हर टाइप का स्टूडेंट, हर क्षेत्र का स्टूडेंट क्या कर सकता है, इससे जुड़ के पढ़ाई कर सकता है। फिर आपको यूजर फ्रेंडली, हर टाइप का यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होगा, मतलब आप आराम से क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। यूजर पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस, यूजर चाहे तो अपने प्रोफाइल क्रिएट कर सकता है, बुकमार्क, रिसोर्सेज बना सकता है, तो उसका अपना एक प्रोफाइल भी बना सकते हैं, तो उसको अपना पर्सनल भी एक्सपीरियंस होगा। कोलैबोरेशन, एनडीएलआई क्या करता है, बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, लाइब्रेरीज, पब्लिशर्स, इन सबसे कोलैबोरेट करके रखता है ताकि वो लोग भी अपनी अच्छी अच्छी बुक्स वगैरह को क्या करते हैं, एनडीएलआई पे अपलोड करने का एक्सेस देते हैं ताकि स्टूडेंट्स क्या कर सके, ज्यादा वास्ट क्वालिटी में अपने एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या होगा, इनहेंस्ड कंटेंट काफी अच्छा मिलेगा हम लोग को आगे जाके। फिर टेक्नोलॉजी का भी एडवांसमेंट होगा। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्लोबली भी इंटरनेशनल यूजर्स, मतलब जो भी अदर स्टेट के भी हैं, वहां से अदर कंट्री के जो लोग हैं उनसे भी अपने एजुकेशन को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ग्लोबल आउटरीच भी होगा। तो ये सारा कुछ एनडीएलआई के को बनाया गया है, इतना सारा कुछ सोच के। तो अब देखिए यही सारा कुछ मैंने हिंदी में भी डाल दिया है। मैं जो इसका जो पीडीएफ डालूंगी वो आप उसमें से ये सारा कुछ आप पढ़ लीजिएगा। सेम टू सेम जो मैंने आपको समझाया वही चीज मैंने हिंदी में लिख दिया है।
देखिए, और एक और चीज़ है कि एनडीएलआई जो है ऑफिशियली लॉन्च कब हुआ था, तो 19 जून 2018 में। किसके द्वारा, तो ये आईआईटी खड़गपुर के द्वारा बनाया गया था, इनिशिएटिव डेवलप किया गया था, और इसको स्पॉन्सर किसने किया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, विच यूजर ग्रुप इज टिपिकली द फोकस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रोग्राम्स इन एकेडमिक लाइब्रेरीज, लोकल कम्युनिटी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, एलुमनी, लाइब्रेरी स्टाफ। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा यूजर ग्रुप जो होता है टिपिकली फोकस करता है, ज्यादातर फोकस करता है इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रोग्राम्स में, एकेडमिक लाइब्रेरीज के इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रोग्राम में कौन सा यूजर का ग्रुप ज्यादातर फोकस करता है। तो इसका आंसर क्या है, स्टूडेंट्स ज्यादातर फोकस करते हैं। इसका आंसर है बी, इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रोग्राम्स में। जिससे क्या होता है, वो लिटरेट होते हैं। तो लिटरेट होने की किसको सबसे ज्यादा जरूरत है, स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ज्यादा फोकस करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजर एजुकेशन प्रोग्राम्स इन लाइब्रेरीज, टू ट्रेन यूजर्स ऑन हाउ टू यूज लाइब्रेरी रिसोर्सेज इफेक्टिवली, टू इंक्रीज लाइब्रेरी फुटबॉल, टू ऑर्गेनाइज कल्चरल इवेंट्स, टू मैनेज लाइब्रेरी स्टाफ। क्वेश्चन का मतलब है यूजर एजुकेशन प्रोग्राम्स का लाइब्रेरी में क्या उद्देश्य है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू ट्रेन यूजर्स ऑन हाउ टू यूज लाइब्रेरी रिसोर्सेज इफेक्टिवली। यूजर एजुकेशन प्रोग्राम से हम स्टूडेंट्स को ये ट्रेन कर सकते हैं कि लाइब्रेरी के रिसोर्सेज को हम किस तरीके से अच्छे से यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन यूजर स्टडीज टू गैदर डाटा फ्रॉम लाइब्रेरी यूजर्स, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनियर्स, इंटरव्यूज, ऑल ऑफ द अबव। किस मेथड से हम लोग ज्यादातर यूजर स्टडीज क्या करते हैं, लाइब्रेरी यूजर से ज्यादातर हम लोग डाटा को गैदर करते हैं। तो किस मेथड से हम लोग कर सकते हैं, तो ये सारे मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा को गैदर कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव। देखिए अब क्वेश्चन मेन आता है कि यूजर स्टडीज और यूजर इंफॉर्मेशन में, यूजर एजुकेशन में क्या अंतर होता है। तो यूजर इस टाइप ऑफ, हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में दिया हुआ है टाइप ऑफ यूजर, जिसमें आता है आपका यूजर स्टडीज और यूजर एजुकेशन। तो देखिए यूजर स्टडीज और यूजर एजुकेशन का मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस समझाती हूँ। यूजर स्टडीज को हम लोग हिंदी में बोलते हैं उपयोगकर्ता अध्ययन। इसका मतलब होता है यूजर स्टडीज में यूजर मतलब जो यूजर है उसको स्टडी मतलब उसका अध्ययन, मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई भी दुकान, मान लीजिए कि आपका एक दुकान है, आपके यहाँ कोई कस्टमर आया कि उसको ये खरीदना है, उसको ये चाहिए और आपके दुकान में नहीं है, और इसी तरह करके 5-6 यूजर दुकान ये कस्टमर आए और उसने अपना अपना बताया कि मुझे ये सारी चीजें चाहिए, ये सारा चीज चाहिए। तो उससे आपकी नई नई दुकान है तो आपको एक आइडिया मिल गया कि यहाँ इस मोहल्ले के जो आदमी लोग हैं, जो कस्टमर लोग हैं, उसको क्या चीज चाहिए, और उसी टाइप का सामान क्या करने लगे, आप अपनी दुकान में रखने लगे। उससे क्या हुआ कि आपका दुकान का जो सेलिंग है वो ज्यादा बढ़ गया। तो यहाँ पे आपने क्या किया, अपने कस्टमर का क्या किया, उसको पढ़ा, उसको अध्ययन किया, उसकी इच्छाओं को जाना कि उसको क्या पसंद है, उसको किस टाइप का प्रोडक्ट पसंद है, ताकि आप उसी को लेके आए तो लोग ज्यादा से ज्यादा चीज खरीदे। तो यहाँ पे यूजर स्टडीज का यही मतलब है कि जो भी आपको क्या करना है, एक लाइब्रेरियन के होने के नाते आपको अध्ययन ये करना है कि जो आपकी लाइब्रेरी में जो स्टूडेंट्स आते हैं उसको किस टाइप की बुक्स की जरूरत है, उसको किस टाइप से पढ़ना पसंद है, लाइब्रेरी का किस टाइप से माहौल पसंद है, लाइब्रेरी में किस टाइप से बुक रखना पसंद है, कौन कौन सी किताबें ज्यादातर यूजर्स ढूंढ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट्स की उनको नीड है, किस टाइप के इंफॉर्मेशन को वो कब किस टाइप के इंफॉर्मेशन का वो कब डिमांड करते हैं, उनको कैसा चाहिए इंफॉर्मेशन। तो यूजर एजुकेशन में आपको क्या करना है कि एक मिनट, तो यूजर एजुकेशन में आपको क्या करना है कि यूजर्स को समझना है। नेक्स्ट आता है यूजर एजुकेशन। तो देखिए अभी हम लोग ने यूजर स्टडी पढ़ा, तो यूजर एजुकेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे क्या करना है, यूजर जो आपका कस्टमर है, आपके मान लीजिए आपकी दुकान में कोई प्रोडक्ट आया, तो आपको क्या करना है, अपने कस्टमर को समझाना है कि आप इस प्रोडक्ट को किस तरीके से अच्छे से यूज कर सकते हैं, किस तरीके से ये जो सिस्टम है, ये जो प्रोडक्ट है आपको क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है।
तो यहाँ पे आपको यूजर एजुकेशन का मतलब होता है जब आप अपने यूजर को एजुकेट कर रहे हैं तब क्या होता है यूजर एजुकेशन। जब आप अपने यूजर को समझ रहे होते हैं, उसके बिहेवियर को जान रहे होते हैं, तब क्या कहलाता है यूजर स्टडी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन एरियाज ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी अकॉर्डिंग टू ACRL, एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज, एक्सेस, इवैल्यूएशन एंड यूज, सर्चिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड प्रेजेंटेशन, डिस्कवरी, इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन। मेन इंफॉर्मेशन लिटरेसी का मेन क्या क्या पॉइंट है अकॉर्डिंग टू ACRL? तो इसका क्या क्या मेन पॉइंट है, एक्सेस, इवैल्यूएशन एंड यूज। देखिए ACRL क्या बताता है आपको, मेन इंपॉर्टेंट एरियाज बताता है कि कहाँ कहाँ पे इंफॉर्मेशन लिटरेसी को क्या करने की जरूरत है, वर्क करने की जरूरत है, ताकि क्या हो सके जो लोग हैं हम लोग उसको क्या कर सके, ज्यादा स्किल्ड कर सके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, which of the following standards provide guidelines for evaluating information sources based on authority, accuracy, objectivity, currency and relevance। इसमें बता रहा है, इसमें पूछ रहा है कि ये जो स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं ये कौन से स्टैंडर्ड्स इसमें से आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है ताकि इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को आप इवेल्युएट कर सको, चेक कर सको किसके अनुसार, ऑथोरिटी, एक्यूरेसी, ऑब्जेक्टिविटी, करेंसी एंड रेलिवेंस। तो वो कौन सा स्टैंडर्ड है, APA स्टैंडर्ड, MLA गाइडलाइंस, इफ्लर प्रिंसिपल, CRAAP टेस्ट क्राइटेरिया। तो इसका आंसर है CRAAP टेस्ट क्राइटेरिया। देखिए CRAAP का फुल फॉर्म होता है करेंसी, रेलिवेंस, अथॉरिटी, एक्यूरेसी एंड पर्पस। तो ये क्या करता है, आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि आप इंफॉर्मेशन को किस किस सोर्सेज पे क्या कर सकते हो, इवेल्युएट कर सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज पहली बार मैंने वीडियो के फॉर्मेट में पढ़ाया, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई होगी तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। थैंक यू।